नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। यूसीसी पोर्टल भी किया गया लॉन्च। सीएम बोले, जाति धर्म के आधार पर नहीं होगा भेदभाव। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और एमएलए उमेश शर्मा विवाद मामला। प्रणव चैंपियन को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। मेडिकल के बाद हरिद्वार सीजीएम कोर्ट में किया था पेश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधायक और एमएलए उमेश शर्मा विवाद मामले में देरी से पुलिस के एक्शन पर उठाए सवाल। सरकार के संरक्षण का लगाया आरोप। यूसीसी पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड दौरा। देहरादून में करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने की तैयारियां। पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और चमोली में जल्द स्थापित होगी एयरोस्पेस लैब। पीएमओ से मिली मदद। अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में आएगी प्रगति। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत उप सचिव का जताया आभार। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो गया। सीएम आवास में सीएम धामी ने इसका ऐलान किया। ये कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में हुआ। इस दौरान सीएम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। ये पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। http://ucc.uk.gov.in पर इसे लॉगिन किया जा सकता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एकरूपता आएगी। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और दायित्व भी सुनिश्चित हो सकेंगे। उन्होंने कहा, उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां ये कानून प्रभावी हुआ है। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो एक पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। बात करें विवाह और तलाक की, तो विवाह अब सिर्फ उन्हीं पक्षों के बीच होगा जिनमें से कोई भी पहले से विवाहित ना हो। पुरुष की न्यूनतम आयु 21 साल और महिला की 18 साल होनी चाहिए। उत्तराधिकार और विरासत संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में सभी धर्मों के लिए समान नियम तय किए गए हैं। विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण कंपलसरी होगा और नए विवाहों को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा। संपत्ति विवादों का समाधान, वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों का निपटारा एक समान कानून के तहत होगा। यूसीसी प्रदेश के सभी नागरिकों पर लागू होगा, लेकिन कुछ खास श्रेणियों जैसे अनुसूचित जनजाति और संरक्षित समुदायों को इससे छूट दी गई है। विवाह पंजीकरण के नए नियम तय किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए भी कड़े नियम तय किए हैं।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है, क्या कुछ असर इसका राज्य के नागरिकों पर पड़ने वाला है? आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 के चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अगर दोबारा हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे। इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लिए थे तो पहली मंत्रिमंडल में उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया था और आज यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी को लेकर के जो आम नागरिक है उनको बहुत सारे फायदे भी होने जा रहे हैं। जैसे महिलाओं को लेकर के बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, जैसे कुछ धर्मों में थी बहु विवाह की प्रथा, वो समाप्त हो गई है। हलाला जैसी प्रथा है वो समाप्त हो गई है। कोई भी पुरुष तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक दूसरी पत्नी से विधवा से तलाक न हो जाए। लिविंग रिलेशन की बात की जाए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही अगर कहा जाए तो शादी की उम्र सभी धर्मों के लिए लड़के और लड़कियों का समान कर दिया गया है। जहां लड़कियों का उम्र शादी का 18 साल रखा गया है, वहीं लड़कों का निश्चित किया गया है। क्या कुछ असर नागरिकों पर पड़ेगा, क्योंकि अब शायद उनकी जिंदगी में थोड़े बदलाव आ जाए इस यूसीसी के लागू होने के बाद? पहले बता दें कि इससे आम नागरिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने पड़ा। जैसे शादी ब्याह का है तो मुख्यमंत्री ने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पांडे हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है, जहां पर कई नियम तय किए गए हैं और इस दौरान अब विवाह का पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। साथ ही आपको बता दें कि कुछ लोगों को, अनुसूचित जनजाति को इस नियम से बाहर रखा गया है और उन्हें कुछ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूसीसी लागू करने से उत्तराखंड में क्या परिवर्तन होगा और यहाँ के लोगों को इसका क्या लाभ होगा, इसी को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। उत्तराखंड में आज यूसीसी लागू हो गया है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य भी बन गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, यूसीसी का लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? यूसीसी के एक बहुत लंबे समय से हमारे संविधान की धारा 342 के अंतर्गत एक प्रक्रिया आवश्यक थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न निर्णयों में बार बार कहा है। उसको विस्तृत रूप से सुप्रीम कोर्ट की जज आदरणीय रंजना प्रकाश देसाई जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जिसमें अनेक बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, प्रमोद कोरी जी भी थे उसमें, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो उस समिति ने लगभग 2-2.5 लाख लोगों से संवाद लेकर सबसे जो भी इसके हितधारक हैं, जिनको भी इससे फर्क पड़ता है, सबसे विस्तृत बातचीत करके 3 वर्ष का समय लगा है इसमें। लेकिन इसकी सारी नियमावली बना करके जब इसको आज लागू किया गया, ये ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड ने पूरे देश को एक यूसीसी लागू करने के लिए, जो हमारे संविधान की भावना है और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में है, उसको उस और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। ये ऐतिहासिक दिन है। मैं इसके लिए संकल्प के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अपने संकल्प को पूरा किया जो उसने उत्तराखंड की जनता से उन्होंने किया था। एक इसको लेकर के धर्म विशेष के लोगों को लेकर के नाराजगी की बात जताई जा रही थी, उसको किस रूप में इसको देखते हैं? किसी के धर्म विशेष के उसमें कहीं कोई नहीं है, लेकिन जो असमानता था, जो हमारी बहनों के साथ एक प्रकार से सामाजिक असमानता का व्यवहार होता था, उसको दूर करने का काम इसमें हुआ है। और किसी के भी ना तो आनंद कारज बंद किया गया, ना 7 फेरे बंद किए गए, ना निकाह बंद किया गया, ना चर्च में शादी बंद की गई।
केवल उसको कानून जैसे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है, लिव इन रिलेशन में रहने वालों का भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से सारी चीज़ों को होकर के किसी के साथ भी कोई असमानता नहीं होगी। शादी होने के बाद संबंध विच्छेद होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, संपत्ति का अधिकार क्या होगा, ये सारी चीज़ों की एक सम्यक व्यवस्था इस कानून में की गई है। बीजेपी के एक बहुत बड़ा ये वादा रहा था, केंद्र की भी ये बात की जाए तो यहाँ से गंगोत्री निकल चुकी है, अब ये कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक गंगा जी गई हैं, गंगोत्री से जो निकली हुई गंगा जी जहाँ तक जाती हैं, पूरे देश का मान सम्मान करते हुए, पूरे देश को भरण पोषण देते हुए, देश का कल्याण करते हुए, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगोत्री यहाँ से निकली है और पूरे देश के लिए एक प्रेरणाप्रद ये आज का ऐतिहासिक दिन ये होगा। तो अभी हमारे साथ राज्यसभा सांसद थे जिनका कहना था कि यूसीसी उत्तराखंड से तो निकल चुके, लेकिन इसकी गंगोत्री पूरे भारत को सिंचित करेगी। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। रुड़की में फायरिंग मामले में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पुलिस ने मेडिकल के बाद हरिद्वार सीजीएम कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हरिद्वार जेल भेजा है। बता दें, बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने वर्तमान विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर अपने काफिले के साथ पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। हरिद्वार कोर्ट ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के द्वारा सरेआम तमंचा लहराते और पुलिस द्वारा एक्शन में देरी करने पर चिंता जताई। साथ ही सरकार के संरक्षण में होने का आरोप भी लगाया और कहा इसको लेकर कल सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा। करण माहरा ने यूसीसी पर सवाल भी उठाए। देखिए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार ने इन दोनों को प्रशय और संरक्षण दिया हुआ है और जिस कल्पना के साथ उत्तराखंड राज्य के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए, जेलें काटी और हमारे साथी गोलियों से मरे हैं, उन्होंने इसलिए ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया था कि चुने हुए प्रतिनिधि इस तरीके की हरकतें करेंगे। और प्रदेश में 3 दिन तक नंगा नाच होते रहा, दिन भर गोलियां चलती रही, कोई पिस्टल लेके भाग रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, प्रशासन और सरकार सोई भी है। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? ये कतई बर्दाश्त नहीं है और ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार करती है। हल्द्वानी में भाजपा के महापौर और बीजेपी के विजय पार्षदों का बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महापौर गजराज विश्व ने कहा, जिस तरह से लगभग 21 पार्षद बीजेपी के और एक महापौर को जनता ने विजयी बनाया है, सनातन के नाम पर ये जनता की जीत है। सबका स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उन्होंने बड़ी मेहनत से आज यहाँ पर मेयर पर और पिछली बार से इस बार एक ज़्यादा पार्षद हमारा बन आया। खबर चमोली के पोखरी से है, जहां निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत पर बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेताओं पर सवाल उठने लगे। पोखरी नगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजेंद्र भंडारी का ये गृह क्षेत्र है, लेकिन यहां भाजपा अपने प्रत्याशी नहीं जिता पाई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का गृह क्षेत्र है, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र है। इन्होंने जो है जनता की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया है। बड़ी बात यह है कि नगर पंचायत पोखरी में जो निर्दलीय प्रत्याशी जीता है वो इनके गढ़ में सेंध लगा के पहुँचे हैं और नगर पंचायत के चेयरमैन बन गए हैं। इनकी करने और कथने में बड़ा अंतर है। इन्होंने जन भावनाओं का कहीं सम्मान नहीं किया है और न तो जनता की भावनाओं को इन्होंने समझा है। अब देखिए, जनता चिल्ला रही है
कि भाई इन सड़कों की स्थिति को देखे, इस क्षेत्र की स्थिति को देखे लिए समझने को तैयार नहीं। यह है कि जनता जनार्दन होती है, जनता हमेशा जो है इन सब चीज़ों को आकलन करते ही अपने मत का प्रयोग करता है। इसलिए लोगों ने बड़े नेताओं के या बड़ी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेटों को वोट न दे के बगैर निर्दलीय प्रत्याशियों को तजुर्बा देना सीखा। और ये कहीं ना कहीं जनता का जो है बहुत बड़ी जीत है। और इस चीज़ों पर जो है बड़े दलों के नेताओं को हमेशा बीजेपी के तो दोनों नेताओं को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये तो जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं। जनता ने मेरा साथ दिया, किसी कहने पे नहीं आई, जनता ने मेरे को समर्थन दिया और मैं विजयी हो गया। रामनगर में सोमवार को नगर निकाय चुनाव में हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता की और कहा, राष्ट्रीय पार्टी के लोग आज भी जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मदन जोशी और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की जा रही आपत्तिजनक पोस्ट और अभद्रता को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई है। देखिए, जनादेश को कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और 21,000 वोटों में से जो हिंदू वोट जिनकी बातें वो कर रहे हैं, 21,000 वोटों में से केवल 10,000 वोट वो लाए हैं। उसमें भी पिछले बार भारतीय जनता पार्टी नगर में 8,000 वोट लाई थी, उसमें वो 7,000 वोट लाए हैं। जो क्षेत्र नए जुड़े हैं उसमें 5600 वोट में से केवल 7,000 7,500 वोट मिलते थे हमको, 5600 पोलिंग हुआ, उसमें 2700 वोट लाए। इस प्रकार वो 10,000 वोट लाए, 11,000 वोट वो जो है उनके विरोध में पड़े हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो ये कह रहे हैं कि मुझे जनता ने जो है भरपूर प्यार दे दिया है, फिर हारे कैसे हैं वो? और उनके द्वारा ये कहा जाना कि मेरे द्वारा जो है किसी को जो है को बधाई दी, तो ये बधाई देना लोकतंत्र की बखूबी है। लोकतंत्र में हर एक दूसरे को बधाई देता है। देखिए, मुकदमा तो उनके ऊपर होना ही है, जिनने जब प्रत्याशी जो है पूरे चुनाव में मेरे पर कोई दाग नहीं लगा सके, कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सके, तो आज जो है चुनाव हारने के बाद वो क्यों बोल रहे हैं? और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।